अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो LLB पार्ट 4 लॉ ऑफ इक्विटी हमारा सब्जेक्ट है और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मैगज़ीम्स। हम लोग आज मैगज़ीम स्टार्ट करेंगे। तकरीबन ये 11 से 12 मैगज़ीम्स हैं और वन बाय वन हम इनको सबको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें और आपके लिए एक फ़ायदा हो सके। मैगज़ीम्स अगर हम सबसे पहले देखेंगे मैगज़ीम्स होते क्या हैं। मैगज़ीम्स ऑफ इक्विटी आर लीगल मैगज़ीम्स। मैगज़ीम ऑफ इक्विटी को हम लोग लीगल मैगज़ीम्स कहते हैं एंड दे सर्व एज अ सेट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। और वही क्या होते हैं, सेट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ रूल्स। जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं किसी रूल्स के विच आर सेट टू गवर्न ब द वे विच आर सेट टू गवर्न द वे इन विच इक्विटी ऑपरेट्स। ये बेसिकली हमें बताते हैं कि इक्विटी को कैसे ऑपरेट किया जाएगा और गवर्न कैसे करते हैं कि इक्विटी के। दीज मैगज़ीम्स आर द प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड बाय द इक्विटी कोर्ट्स। ये बेसिकली वो प्रिंसिपल्स हैं जो इक्विटी कोर्ट्स वो यूज़ करती थी। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द एसेंशियल्स रूल ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पीपल विच हैव रिलेशन विद द इवेंट्स ऑफ सोसाइटी। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ना इनको ड्राइव किया गया बेसिकली राइट्स और ड्यूटीज़ से। राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो लोगों के होते हैं उनसे किया गया कि किसके क्या राइट्स हैं और किसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, तो उनसे हमें इनको ड्राइव किया गया। दे आर आउटकम्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ये आउटकम है बेसिकली एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है एंड डेवलप बाय द कोर्ट ऑफ इक्विटी। और ये कोर्ट ऑफ इक्विटी ने इनको डेवलप किया इन इंग्लैंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ये होते रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैसे मैगज़ीम की, वो है अभी रेमिडम। ठीक है, ये लैटिन है। ठीक है, और वैसे ही इसका पेपर में लैटिन में नहीं आता इंग्लिश में ही है। ठीक है, तो वैसे इसकी ये बेसिकली इसकी फाउंडेशन हम इसे कहते हैं। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। एक इसकी ये ट्रांसलेशन बन दी है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी एंड इक्विटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग टू विदाउट एनी रेमेडी। मतलब बात ये हो रही है कि जहाँ भी आपका राइट होगा ना, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ पे आपका राइट है, अब एक चीज़ आप कहते हैं कि मेरा राइट है यहाँ से गुजरने का, तो वहाँ पे आपकी रेमेडी भी होगी। अगर वो रेमेडी नहीं होती तो राइट का फ़ायदा नहीं होता। मतलब उस अगर वो राइट आपका वायलेट हो रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, उसकी रेमेडी ले सकते हैं। अगर उसकी रेमेडी नहीं होगी तो उस राइट का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बेसिकली इस मैगज़ीन का है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। द कॉमन लॉ वाज इनफ्लेक्सिबल। हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन लॉ जो उस टाइम पे था वो इनफ्लेक्सिबल था। इट वाज नॉट अ वास्ट लॉ। ठीक है, ये वास्ट लॉ एंड कुड नॉट कंपनसेट ऑल द रॉन्ग्स। और ये कंपनसेट नहीं करता था, ऑल का जो रॉन्ग्स थे उनको कंपनसेट नहीं करता था। द मैक्सिमम ऑफ इक्विटी दैट इक्विटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग टू बी विदाउट रेमेडी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये इक्विटी का मैक्सिमम उस वक्त आया था जब ये सिस्टम देखा था कि एक कॉमन लॉ इनफ्लेक्सिबल है और सारी चीज़ों को कंपनसेट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे उन्होंने ये वाला मैक्सिमम इंट्रोड्यूस करवाया था इन ऑर्डर टू काउंटर द इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉमन लॉ। उनको काउंटर करने के लिए, उसकी जो इनफ्लेक्सिबिलिटी थी उसको काउंटर करने के लिए ही ये वाला आया था, मैगज़ीम्स आया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें, इक्विटी इज़ जस्टिस। बेसिकली इक्विटी जस्टिस है विच इज़ एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। बेसिकली इक्विटी एक जस्टिस है जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ जो फेयरनेस है ना, मतलब मसावात के जो कानून है उसके मुताबिक हम लोग देखते हैं। इट स्टैंड्स इन द शार्प एंड कंट्रास्ट विद द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ कॉमन लॉ। ठीक है, ये स्टैंड इन द शार्प कंट्रास्ट उसके अगेंस्ट तकरीबन एक तरह का होता है, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट है कि अब जो कॉमन लॉ है उससे। ठीक है, इक्विटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग। ठीक है, इक्विटी कोई भी सफ़र तब तक रॉन्ग नहीं करती टू बी विदाउट एनी रेमेडी ऑफ द मैगज़ीम। ठीक है, रेमेडी इज़ द मैगज़ीम विच बेसिकली बेस्ड ऑन लैटिन टर्म ओबी जस्ट एबी रेमिडम। हमने ये बात की है कि ये वाला मैगज़ीम है ना, ये मैगज़ीम बेसिकली इसकी जो फाउंडेशन है वो इसमें इस लैटिन टर्म में होती है। मीनिंग ऑफ द मैगज़ीम और डेफिनेशन, हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। द मैगज़ीम मीन्स वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। मैगज़ीम का मतलब है कि जहाँ भी आपका राइट होगा वहाँ आपकी रेमेडी होगी। आप अगर किसी को देखें, अगर आपको कोई राइट है, आपका एक घर में आप रह रहे हैं उसके ऊपर आपका राइट है, तो वहाँ आप रेमेडी, अगर कोई आपको घर से डिसपोजेस करता है आप कोर्ट में जाकर रेमेडी क्लेम कर सकते हैं उसके खिलाफ। जहाँ पे अगर आपको घर से कोई निकाल दे और आपके लिए उसको रेमेडी नहीं हो तो फिर उसके लिए आपका उस राइट का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब तक आपका जहाँ आपका राइट होता है वहाँ आपकी रेमेडी होना लाजमी है। द बेसिक प्रिंसिपल प्लान इन मैगज़ीम इज़ दैट द व्हेन अ पर्सन राइट इज़ वायलेटेड। तो ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब किसी भी बंदे का राइट वायलेट होगा द विक्टिम विल हैव टू हैव इक्विटेबल रेमेडी। तो उस बंदे के पास जो विक्टिम है उसके पास इक्विटेबल रेमेडी है वहाँ पे। एंड अंडर द लॉ अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। अंडर द लॉ अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, जो रॉन्ग डूअर है उसके खिलाफ उसके लिए वहाँ पे है। एज ही कैन इन्फोर्स हिज राइट थ्रू कोर्ट। और अपने जो राइट है ना वो कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स कर सकता है कि मतलब उसकी जो उसके पास रेमेडी है अगेंस्ट रॉन्ग डूअर के। इसकी जो हमें बेसिकली सबसे बेसिक हमें चीज़ मिलती है वो एशपे वर्सेस वाइट एक केस था, उसका केस लॉ था, वो हमने तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी पहले पढ़ा है। ठीक है, पर इसके ज़रा हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे।
एच पी वेंट टू कास्ट हिज वोट, एच पी जो होता है ना वो जाता है अपना वोट कास्ट करने इन फेवर ऑफ अ कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट फेवर के लिए, ठीक है। वाइट वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वाइट वहाँ पे क्या होता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है एट द टाइम ऑफ, ठीक है। एंड ही स्टॉप एच पी फ्रॉम कास्टिंग द वोट, और वो एच पी को रोक देता है कि आप वोट कास्ट नहीं करेंगे, बाय आर्ग्यूइंग दैट ही इज़ नॉट द रजिस्टर्ड वोटर, और उसने कहा कि आप रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, इस वजह से आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। आल्दो एच पे वाज रजिस्टर्ड वोटर, पर बाद में जब चेक करने के बाद पता चला कि एच पे जो था रजिस्टर्ड वोटर था। एच पे फाइल्ड अ सूट दैट वाइट हैज़ इन्फ्लुएंस हिज राइट टू वोट एंड डिमांडिंग कंपनसेशन। एच पे ने क्या किया, एक कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके इक्विटी कोर्ट में एक वो कर देता है, वो केस फाइल कर देता है। वो कहता है कि यार देखिए मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है और मैं जी मुझे कंपनसेशन दी जाए। आर्गूमेंट्स ऑफ वाइट, वाइट आर्ग्यू करता है, वाइट कहता है जी, वाइट आर्ग्यू दैट आई हैव नॉट गिवन हिम ऑफ एनी फिजिकल इंजरी, ठीक है, एंड वाई शुड आई पे द डैमेजेस और कंपनसेशन। वाइट कहता है कि यार देखें मैंने इसको कोई फिजिकल इंजरी तो नहीं दी ना, मैंने इसे सिर्फ वोट कास्ट करने से रोका है, जब तक मैंने इसे फिजिकल इंजरी नहीं दी तो फिर क्या मतलब, तब तो मैं इसे क्यों डैमेजेस वगैरह या कंपनसेशन। सेकेंडली ही टुक अ प्ली दैट द कैंडिडेट होम एच पे वांटेड टू वोट हैज़ ऑलरेडी वॉन। दूसरी इसने ये प्ली ली, कहता है कि देखें जो जिस बंदे को एच पे का वोट देना चाहता है ना वो ऑलरेडी जीत चुका है, तो अब उसके लिए कंपनसेशन या डैमेजेस देने के लिए क्या ज़रूरत है। द प्रिंसिपल ऑफ इंजूरियस सैमडैमनम अप्लाई, ठीक है। जहाँ पे फिर क्या हुआ कि इंजूरियस सैमडैमनम हमने पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में, ठीक है, लीगल इंजरी विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज, जहाँ पे आपकी लीगल इंजरी हो ना, जहाँ पे आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो, आपको बेशक डैमेज नहीं भी हुआ तब भी आपको कंपनसेट किया जाएगा, अगर रॉन्ग डूअर जब आपको कंपनसेट करेगा। डिसीजन ऑफ द केस, इस केस का क्या डिसीजन हुआ था। इट वॉज हेल्ड दैट एशपेज राइट ऑफ कास्टिंग वोट इज़ वायलेटेड, ये हेल्ड हुआ था कि एशपे का जो राइट है ना वोट का वो वायलेटेड हुआ है, सो द केस वाज टर्मिनेटेड इन द फेवर ऑफ एशपे। केस जो टर्मिनेट हुआ था वो फेवर किस में हुआ था, एशपे की फेवर में। एंड द कोर्ट डिटरमाइंड दैट हार्म इज़ नॉट जस्ट मॉनिटरी, वो कहते हैं कि यार जो हार्म है वो सिर्फ पैसों का या मॉनिटरी नहीं होता, बट एवरी लीगल इंजरी इम्पोर्ट्स अ डैमेज, ठीक है। वो कहते हैं कि हर जो आपकी लीगल इंजरी है ना वो आपको डैमेज देती है। एंड द मैन इज़ इंटाइटल्ड टू गेट रेमेडी व्हेन हिज राइट इज़ वायलेटेड, और हर बंदे के पास राइट है, जैसे इसका राइट वायलेट होगा उसके पास एक रेमेडी है, और वो ले सकता है कोर्ट से जाके, जहाँ आपका राइट है वहाँ आपकी रेमेडी है। बेसिकली इस मैगज़ीन का ये मतलब है। एप्लीकेशन ऑफ मैगज़ीन, मैगज़ीन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है ये हम देखते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रस्ट, अब ट्रस्ट और ट्रस्टी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको होगा इसके बारे में। ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड, एक जो लोग अपने ट्रस्ट में देखें, मैं हूँ, अगर मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दी है, ठीक है, मैं एक ट्रस्टी को दूंगा कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है, जो वहाँ पे जो भी ऑनर उसको दूंगा कि यार ये ट्रस्टी है, तुमने जो लोग बेनिफिशरी है ना तो इनको तुमने, जैसे मैं आप कहता हूँ कि यार ये जगह है, इस जगह ये मेरा हॉस्पिटल है, ठीक है, मैंने इसको ट्रस्ट करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे एक ट्रस्टी अपॉइंट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तुम हो, तुमने जितने यहाँ से लोग आएंगे बेनिफिशरी उनको वहाँ पे देना है, ठीक है। बेनिफिशरीज़ का वहाँ पे राइट बन गया बेसिकली। अब बेनिफिशरी का राइट है उसको हम देखते हैं। ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिशरीज, बेनिफिशरी के लिए, ठीक है। द ट्रस्टी इज़ अपॉइंटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया। एंड इफ़ द ट्रस्टी यूजेज द प्रॉपर्टी फॉर हिज ऑन यूज़ द बेनिफिट इट वुड अमाउंट टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर वो क्या करता है ट्रस्टी अपनी उसके लिए यूज़ करना शुरू कर देता है तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। इन इक्विटी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज़ रिकॉर्डेड एज अ रॉन्ग, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है ना, जो इक्विटी के अंदर ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है कि आपने क्या किया, रॉन्ग किया। फॉर सच रॉन्ग ऑफ तो इक्विटी विल प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट रेमेडी फॉर द बेनिफिशरी, अब ये क्या बेनिफिशरी जाके अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा राइट है, यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट हुई है, ट्रस्टी इसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करे। ट्रस्टी बेसिकली वो होता है जो बंदा दे रहा होता है वो ट्रस्टर होता है, और जो बंदा वहाँ पे होता है जिसको जिसको कहते हैं कि ये आपने लोगों के लिए यूज़ करनी है वो ट्रस्टी होता है, और जिन लोगों के लिए यूज़ हो रही होती है प्रॉपर्टी वो बेनिफिशरीज़ होते हैं, ठीक है। बेनिफिशरीज़ जाके क्या कर सकते हैं कि ट्रस्टी अपनी ऑन यूज़ के लिए कर रहा है, जी हमारा राइट है तो हमें रेमेडी दी जाए। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट वाज वाइडेबल, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है बिकॉज द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई फ्रॉड हुआ या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, देन द कॉमन लॉ कुड नॉट प्रोवाइड अ रिलीफ, ठीक है, कॉमन लॉ कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं करता है। तो कोर्ट ऑफ इक्विटी प्रोवाइड रेमेडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस मैगज़ीन, ठीक है। वो कहते हैं कि जो अगर आपने रिसेस करना है, ठीक है, अगर आपने कोई मतलब कैंसिल करना है या कुछ भी, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को करना है, कॉमन लॉ नहीं करता था, ठीक है। वो कहते हैं कि जहाँ पे आपका राइट है वहाँ आपके लिए रेमेडी है, मतलब आप रिसेस कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़, अगर कोई डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है, और वो इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ के मुताबिक नहीं जिस तरह उन्होंने कहा था, और कोई रॉन्ग कमिट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट, देन इन सच सिचुएशन कॉमन लॉ कोर्ट विल नॉट प्रोवाइड एनी, कॉमन लॉ कोर्ट में कोई रेमेडी नहीं थी, ठीक है। बट द कोर्ट ऑफ इक्विटी प्रोवाइड द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन अल्ट्रेशन थ्रू अप्लाइंग दिस मैगज़ीन, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखें जैसे ही वो आपके पास एक राइट है ना आपका, कि आप उसको अल्टर कर सकते हैं, राइट है तो आप उसके लिए रेमेडी है आपके पास, आप उसको चेंज कर सकते हैं, कोर्ट में जाके आप उसको एक रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का दावा करें या कुछ भी करें, करके सूट फाइल करके आप उसको आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं, दोनों पार्टीज़ अपने म्यूचुअल कंसेंट के साथ उसे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये वो कहते हैं कि जहाँ भी आपका राइट है वहाँ आपकी रेमेडी है।
लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मैगजीम, ये इसकी लिमिटेशंस इसकी मैगजीम कहाँ पे हैं, ठीक है, ब्रीच ऑफ मॉरल राइट्स, वेयर देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ मॉरल राइट देन मैगजीम विल नॉट अप्लाई, अगर कोई मॉरल राइट जैसे आपने सच नहीं बोला या इस तरह नहीं तो ये वाला मैगजीम वहाँ पे अप्लाई नहीं। दस द ब्रीच ऑफ लीगल राइट्स अनइक्विटेबल राइट्स और कैपेबल ऑफ बीइंग कंपनसेटेड, जो आपके लीगल राइट्स हैं जो इक्विटेबल राइट्स हैं ना, उन दोनों राइट्स जो आपके अगर जब कहीं वायलेट होते हैं तो ये मैगजीम वहाँ पे अप्लाई होगा। कोई मॉरल राइट है, किसी ने आपके साथ सच नहीं बोला, आप उसके खिलाफ ये नहीं कर सकते कि यार इसने मेरे साथ सच नहीं बोला तो मेरा राइट बनता था ये सच बोले, तो इस वजह से ना इसको आप सजा दें, ऐसे नहीं हो सकता। जुरिस्डिक्शन ऑफ द कॉमन लॉ कोर्ट्स, कॉमन लॉ कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है ना, रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड वेयर द राइट एंड इट्स रेमेडी बोथ फॉर इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कॉमन लॉ। अब आप कॉमन लॉ कोर्ट में गए, वहाँ पे पढ़ा था पहले उसकी रेमेडी थी, वहाँ पे जब रेमेडी थी उस चीज़ की, डैमेजेस उसकी रेमेडी बनती थी और कॉमन लॉ कोर्ट डैमेजेस दे रहा है तो कोई वहाँ पे मसला तो नहीं था ना। फिर उन्होंने कहा ठीक है, जब कॉमन लॉ कोर्ट वहाँ पे दे रहे तो इक्विटी का ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। नेग्लिजेंस ऑफ पार्टी, द इक्विटी कोर्ट्स अफोर्ड नो रिलीफ वेयर ड्यू टू हिज ऑन नेग्लिजेंस, अगर जो प्लेनलिफ है, प्लेनलिफ रॉन्ग डूअर है खुद ही, पार्टी आइदर डिस्ट्रॉयड और वेव्ड हिज राइट और रेमेडी, अगर किसी नेग्लिजेंस पार्टी ने नेग्लिजेंस की है, ठीक है, तो इक्विटी कोर्ट्स अफोर्ड नो रिलीफ वेयर ड्यू टू हिज ऑन नेग्लिजेंस, अ पार्टी आइदर डिस्ट्रॉयड, पार्टी ने अपना राइट छोड़ दिया या बहुत लेट हो गया जिसकी वजह से उसने उसको राइट को क्लेम ही नहीं किया, या मतलब तब उसको रेमेडी फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। वो वहाँ पे भी ये नहीं होगा कि आप 10 साल बाद आ गए हैं तो आप कहें जी मेरा यहाँ पे अप्लाई होना है, जी मुझे मैगजीम अप्लाई हो रहा है, जहाँ आपका राइट है वहाँ आपकी रेमेडी है, वो कहेंगे जी लिमिटेशन एक्ट के थ्रू आप नहीं इसको सूट कर सकते, तो इस वजह से आप उसको नहीं सूट कर सकते। पब्लिक पॉलिसी, व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ मैगजीम इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अगर ये मैगजीम आपका अप्लाई हो रहा है और उसमें पब्लिक पॉलिसी को कोई नुकसान पहुँच रहा है उससे, तो ये मैगजीम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में इसकी क्या क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ट्रस्ट एक्ट का सेक्शन 62 है ना, वहाँ पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 64 और 65 के लिए ये वहाँ पे अप्लाई होता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 51 है, वहाँ पे यही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 35 to 38 है ना, ये सिर्फ आपने सिर्फ जो यहाँ पे रिकॉग्निशन या पोजीशन पाकिस्तान है तो उसमें सिर्फ आपने लिखना है कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, किस किस सेक्शन में वो आगे, इतना डिटेल उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप बता देंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।